हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है निपा वायरस। निपा वायरस क्या होता है, निपा वायरस का आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, निपा वायरस आपका कैसे फैलता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है उसका, उसको अच्छे से देखेंगे हम। इसके अलावा हम देखेंगे निपा वायरस का पैथोजेनेसिस क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे डिसीज कॉज करता है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। इसके अलावा हम सिम्टम्स देखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं निपा वायरस के, क्या क्या सीवियर सिम्टम्स होते हैं निपा वायरस के, डायग्नोस कैसे करेंगे, लैब में हम क्या क्या टेस्ट करते हैं इसको डायग्नोस करने के लिए, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, क्या क्या दवाइयाँ देते हैं हम सिम्टम्स के बेसिस पे। तो वो सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। साथ साथ हम इसके प्रिवेंशन भी देखेंगे कि निपा वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम निपा वायरस से। निपा वायरस देखिए क्या होता है हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे निपा वायरस। ये देखिए, निपा वायरस इज जूनोटिक वायरस। जूनोटिक वायरस मतलब कि जूनोसिस यानी कि एनिमल से ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज होगा। निपा वायरस जो फैमिली होती है, कौन सी फैमिली होती है उसकी, पैरामाइक्सोविरिडीज की फैमिली होती है। इसका जीनस होता है वो होता है हैनिपा वायरस आपका, जिसका जीनस होता है। और जो एनिमल रिजर्वायर होता है, मतलब कि कौन से एनिमल से फैलेगा आपका, ये फ्रूट बैट से फैलता है, जिनको हम फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं, उनसे आपका ये फैलता है। जिनकी जो स्पीशीज होती है वो कौन सी होती है, टेरोपस आपकी स्पीशीज होती है, जीनस। फिर हम फर्स्ट डिस्कवर आपके बात करें, सबसे पहले हमारा कब पाया गया था ये, तो आपका 1999 में सबसे पहले निपा वायरस आपका पाया गया था मलेशिया और सिंगापुर में। निपा वायरस का आपका ये स्ट्रक्चर होता है। इसका एनवलप वायरस होता है आपका ये, इसके ऊपर एनवलप होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड कैप्सिड होगा इसका। ये स्ट्रक्चर जो होगा इसका कैप्सिड कैसा होता है, हेलिकल शेप का होता है। और इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, 40 से 600 नैनोमीटर इसका साइज होता है। ट्रांसमिशन की हम बात करें कि कैसे आपका ट्रांसमिट होता है, तो आपका ये डायरेक्ट कांटेक्ट से आपका ट्रांसमिट हो सकता है। आपके बैट हो गया, पिग्स हो गए, उनके बॉडी फ्लूइड्स हो गए, जैसे कि आपका ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, सलाइवा हो गया, इनके इससे ही आपका क्या होता है, फैलता है। कंजम्पशन की हम बात करें कि कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन कंटामिनेटेड बाय इन्फेक्टेड एनिमल्स, जैसे कि पाम सैप, आपका खजूर का जो रस होता है उससे फैलेगा। फ्रूट कंटामिनेटेड, या फिर आपका खजूर जो है वो कंटामिनेटेड है, या फिर कोई फ्रूट है जो कंटामिनेटेड है जिसको बैट ने खा रखा है, उससे आपका हो सकता है ये ट्रांसमिशन हो जाए। क्लोज कॉन्टैक्ट टू एनआईवी निपा वायरस इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बॉडी फ्लूइड, अगर किसी पर्सन को निपा वायरस हो रखा है तो उसके बॉडी फ्लूइड से भी आपको ये हो सकता है। इस डायग्राम को समझते हैं हम अभी। सबसे पहले ये देखिए, आपका जो आपकी बैट होती है, इन्फेक्टेड बैट, वो क्या करेगी, इस बैट को क्या है, रिजर्वायर है ये, जिसमें अंदर बैट के अंदर क्या है, हमारा निपा वायरस है। तो आपका जो डेट पाम जो होता है, जो खजूर होता है, उसका पेड़ होता है, तो उसमें आपका क्या कर सकता है ये, उसका जो पाम सैप होता है, खजूर का रस होता है, उसको इन्फेक्ट कर सकता है, उस पर जाके बैठ के, ठीक है, उसको खा के। तो आपका जो खजूर का रस है, डेट पाम जो सैप है, वो आपका क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। अब ये जो इन्फेक्टेड है ये आपका कैसे होगा, ह्यूमन जब उसको खाएंगे डेट पाम सैप को, तो क्या होगा, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा ह्यूमंस को। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो आपके पिग्स होते हैं उनसे भी हो सकता है। पिग्स के थ्रू कैसे होगा, जो आपकी बैट हैं, ये चमगादड़ देखिए आप, इनने क्या करा, पेड़ों पे जो फल थे वो खाए। अब पेड़ों पे जो फल इनने खाए वो नीचे गिर गए, और जो पिग्स हैं उनने क्या करा लिया, ये आपका जो फ्रूट्स थे उनको खा लिए। तो वायरस जो है फ्रूट्स के थ्रू पिग्स में चला गया। अब जो पिग्स होंगे उनको जब ह्यूमंस खाते हैं, पॉक खाते हैं, ठीक है, जो पिग्स वाला जो मीट होता है वो खाते हैं, तो उससे क्या होगा, ह्यूमंस में आ जाएगा इन्फेक्शन। तो दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका एक जो पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है, जिसने ये खा लिया, अब दूसरे पेशेंट को भी हो जाएगा। या फिर आपका जो सुअर का मीट जो होता है, उसको जो ट्रैवल कर भेजते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके, तो उसको क्या हो सकता है, उससे भी आपका इन्फेक्शन जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैल सकता है। तो इस तरीके से आपका ट्रांसमिशन होता है आपका निपा वायरस का। अब हम देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड आपका इन्फेक्शन कॉज होने का कितना होता है, आपका 4 से 14 दिन में इसके सिम्टम्स आने चालू हो जाते हैं आपके। सबसे पहले देखिए होगा क्या, आपका ये जो इन्फेक्शन है, सबसे पहले आपका वायरस है, आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स के अंदर, उनके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें आपका इन्फेक्शन कॉज करता है। उधर जाके अपना सबसे पहली स्टेज उनकी उधर होती है कि लंग्स में जाके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके एपिथेलियल सेल्स में जाएगा। उसमें जाने के बाद क्या करेगा, आपका ये इन्फेक्शन कर देगा आपका एयरवे के एपिथेलियम, जो आपका एपिथेलियल होता है ब्रोंकाई का, उसमें आपका सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है।
ठीक है, अब उससे आपका कहाँ पे चला गया, ये आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। अब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या करेगा, ये आपका ल्यूकोसाइट्स के साथ बाइंड करेगा। ल्यूकोसाइट्स मतलब कि WBCs, आपका जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उसके साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद आपके पूरी पूरी बॉडी में फैलता है। आपके किडनी में जा सकता है, आपके स्प्लीन में जा सकता है, आपके ब्रेन में जा सकता है। ब्रेन में किस तरीके से जाएगा, आपका ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू जा सकता है, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो होएगा उसको क्रॉस करके जा सकता है। तो इस तरीके से आपको सीजर्स हो सकते हैं, स्प्लीन में आपका इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, और आपका सेप्टिसीमिया भी हो सकता है, आपके किडनी की दिक्कत भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सिम्टम्स की हम बात करें तो इसमें बुखार होएगा पेशेंट को, सर दर्द होगा, खांसी होगी, गला खराब हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपकी मांसपेशियां जो हैं उसमें दर्द होगा, उल्टी पेशेंट को आएगी। अगर पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो सीवियर सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसके, पेशेंट को डिसओरिएंटेशन होगा, पेशेंट खोया हुआ रहेगा, भ्रमित महसूस करेगा, पेशेंट को ड्राउजीनेस होएगी, सुस्ती आएगी, कन्फ्यूजन होगा, दौरे पड़ेंगे उसको, हो सकता है पेशेंट आपका कोमा में भी चले जाए, या फिर उसको ब्रेन स्वेलिंग हो सकती है जिसको हम इंसेफ्लाइटिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है आपका जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें सूजन हो जाती है। तो ये सिम्टम्स उसके होते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस देखिए, इसमें थ्रोट स्वैब हो गया, आपका यूरिन का सैंपल हो गया, ब्लड का सैंपल हो गया, CSF का सैंपल हो गया, ये सब हम सैंपल पेशेंट का लेते हैं। टेस्ट इसमें कौन कौन से करते हैं, हमारा RT-PCR हो गया, वो टेस्ट करेंगे, अलाइजा टेस्ट करते हैं, आपका सीरम न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट इसमें हम करते हैं। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो पेशेंट को हम रेस्ट करने को बोलते हैं, उनको हाइड्रेटेड रहने को बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने को बोलते हैं। साथ साथ हम ट्रीटमेंट किस पे करते हैं, उनके स्पेसिफिक सिम्टम के ऊपर जो भी उनको होंगे, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक एक्चुअल ट्रीटमेंट अभी बना नहीं है। एक एंटीबॉडी है जो भी आपको बताऊंगा ये मैं, तो उस एंटीबॉडी पे अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फीवर और पेन में हम क्या देंगे, कि आपका आइबुप्रोफेन जो होती है वो देते हैं हम, या फिर एसिटामिनोफेन ये भी दे देते हैं हम पेशेंट को फीवर और पेन में। और अगर पेशेंट का जी मचला रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, तो उसको हम क्या देंगे, डाइमेंड हाइड्रेट दे देते हैं, उसको हम पेशेंट को ऑनडेनसेंट्रॉन दे देते हैं। ये सब हम देते हैं किसमें, नॉजिया और वॉमिटिंग में। रेस्पिरेटरी अगर दिक्कत है, सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है पेशेंट को, तो उसमें हम देंगे पेशेंट को इपराट्रोपियम दे देंगे, डेक्सामेथाजोन दे सकते हैं। ये इनहेलर हैं आपका, कौन सा, सेल्ब्यूटामॉल, ये आपका इनहेलर दे देते हैं, ठीक है, ताकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो तो आपकी दिक्कत दूर हो जाए। तो ये सब हम देते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट को सीजर हो रहे हैं तो उसमें हम पेशेंट को फिनाइलटोइन कैप्सूल दे सकते हैं, या फिर हम लेवेटिरेक्टम, आपका ये टैबलेट्स हम आती हैं, ये हम पेशेंट को देते हैं किसमें, सीजर में, ठीक है। ट्रीटमेंट की हम बात करें इसमें तो आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है M102, तो उस पर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, और कुछ केसेस में केस टू केस आपका ये एंटीबॉडी पेशेंट को दी भी जा रही है। प्रिवेंशन की हम बात करें तो प्रिवेंशन क्या क्या होगा, कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे बचाव करेंगे। हम सबसे पहले तो अपना जो है साबुन से और पानी से अच्छे नियमित रूप से हाथ धोएंगे। बीमार चमगादड़ अगर होगी और सूअर होंगे तो उनके संपर्क में आने से बचेंगे। उन क्षेत्रों में बचेंगे जाने से जहां आपके चमगादड़ या फिर चमगादड़ों का जहाँ पे बसेरा होता है वहाँ पे हम नहीं जाया करेंगे। उन उत्पादों को खाना पीने से बचेंगे जो चमगादड़ द्वारा दूषित हो सकते हैं, जैसे कि आपका कच्चे खजूर का रस हो गया, कच्चे फल हो गए, या ज़मीन पर पाए जाने फल हो गए, तो उनको हम क्या करेंगे, खाना अभी अवॉइड करेंगे। निपा वायरस से संक्रमित ज्ञात व्यक्ति के कांटेक्ट में भी हम नहीं आएंगे, और अगर उनके कांटेक्ट में आते हैं तो हम प्रॉपर्ली PPE किट पहन के जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था निपा वायरस का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपको कोई जानना है स्पेसिफिक तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के